अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी मेंटोर उम्मा रुमान। करिकुलम के जो चैप्टर हम लोग डिस्कस कर रहे थे, लेक्चर एजुकेशन, एचएम, एसएस, ट्रिपल एस एजुकेशन की सीरीज़ की जो सब्जेक्टिव का मैंने सीरीज़ स्टार्ट की थी, उसके हवाले से अच्छा आज का जो टॉपिक है वो है करिकुलम मॉडल्स। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सब लोगों के लिए कि पहले मैं जस्ट वीडियोस अपलोड कर दिया करती थी यूट्यूब पे, और उसके बाद जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप या कम्युनिटी के मेंबर्स थे, मैं जस्ट टेस्ट उनको सेंड किया करती थी। ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करूँगी, मैं ये करूँगी कि जैसे ही मैं अपनी कम्युनिटी में टेस्ट को सेंड किया करूँगी, साथ के साथ नेक्स्ट डे जैसे मैं टेस्ट लेती हूँ ना, एक दिन लेक्चर होता है, अगले दिन फिर टेस्ट होता है, तो जैसे ही मैं अपनी कम्युनिटी में लिंक शेयर किया करूँगी, मैं यहाँ कमेंट सेक्शन में वीडियो जो भी आप सुनेंगे उसकी कमेंट सेक्शन में उसके टेस्ट को पिन कर दिया करूँगी। ठीक है, कमेंट्स में सेंड करके और पिन कर दिया करूँगी। इससे ये होगा कि ज़िंदगी में कभी भी अगर मैं ज़िंदा रहती हूँ या नहीं रहती, मेरा ये चैरिटी का वर्क जो है ना वो कैरी ऑन रहेगा। मेरा कंस्ट्रक्ट किया हुआ जो टेस्ट है, आप वीडियो सुनने के बाद उस टेस्ट को अटैम्प्ट करके फ़ौरन से देख लेंगे कि आपके कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर हुए हैं। ठीक हो गया। होपफुली आपको मेरा ये स्टेप पसंद आएगा। सो दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अब देख लेते हैं जी हमारा आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है करिकुलम मॉडल्स। करिकुलम के जो मॉडल्स होते हैं ना, उनको समझने के लिए आपको रिकॉल करना पड़ेगा करिकुलम डिज़ाइन को, जो कि हमारा प्रीवियस लेक्चर था। ठीक हो गया। थोड़ा सा मैं आपको समझा देती हूँ कि करिकुलम मॉडल और करिकुलम डिज़ाइन जो इसमें क्या डिफरेंस होता है। करिकुलम डिज़ाइन जो होता है ना, वो एक फ्रेमवर्क होता है, प्लान ऑफ एक्शन होता है, नेचर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, जिनकी मदद से या जिनको फॉलो करते हुए हम जो है अपने करिकुलम को डिज़ाइन करते हैं। लेकिन करिकुलम मॉडल क्या होता है? करिकुलम मॉडल जो होता है ना, वो हेल्पिंग मटेरियल समझ लें, हेल्पिंग गाइडलाइन समझ लें, होती है करिकुलम डिज़ाइन के लिए। ठीक है। यानी ये जो करिकुलम मॉडल्स होते हैं ना, ये एक ऐसा फॉर्मेट होता है जिसको फॉलो करते हुए हम करिकुलम का डिज़ाइन बनाते हैं। फिर उस करिकुलम के डिज़ाइन को फॉलो करते हुए हम अपना करिकुलम डेवलप करते हैं। ठीक हो गया। होपफुली अब आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई तो मैं आपको डेली लाइफ एग्जांपल दे देती हूँ। देखिए मेरी बात सुने, आप लोग सीवीज़ बनाते हैं, आप लोग एप्लीकेशंस लिखते हैं या कुछ भी इस तरह का, मतलब ऑफिशियल कोई भी वर्क होता है, ईमेल्स राइटिंग होती है। ठीक हो गया। तो उसके लिए आपके पास प्रॉपर फॉर्मेट्स होते हैं। उन फॉर्मेट्स को आप फॉलो करते हुए अपनी ईमेल राइट करेंगे, अगर ऑफिशियल आपकी ईमेल है तो, या फिर आप कोई एप्लीकेशन राइट कर रहे हैं, कोई लेटर राइट कर रहे हैं, या फिर आप मतलब कोई सीवी वगैरह बनाना चाह रहे हैं अपनी, तो उसके लिए आप उस फॉर्मेट को फॉलो करते हुए ना अपनी सीवी कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो इसी तरह से जो करिकुलम मॉडल्स होते हैं ना, ये भी एक फॉर्मेट होता है आपके करिकुलम डिज़ाइन को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। ठीक हो गया। पहले तो आप ये देखेंगे कि आपकी मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आपके एम ऑफ एजुकेशन क्या हैं, आपकी कंट्री की आइडियोलॉजी क्या है। आप उसकी चारों फाउंडेशंस को देखेंगे। ठीक है। फिलोसफिकल, साइकोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल फाउंडेशंस को आप देखेंगे। फिर आप अपने एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम जो है ना, वो अपने करिकुलम मॉडल के हिसाब से बनाएंगे। ठीक है। अब पहले आपने अपनी फाउंडेशंस देख ली, अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से आप क्या करेंगे, करिकुलम के मॉडल को चूज़ करेंगे कि आपके कंट्री के स्टूडेंट्स के लिए या आपके टारगेट लर्नर्स जो हैं उनके लिए जो आप करिकुलम डेवलप कर रहे हैं, तो उनके लिए फिर मॉडल कैसा होना चाहिए। जब आप अपना मॉडल चूज़ कर लेंगे ना, फिर आप देखेंगे कि मैं इस मॉडल के अकॉर्डिंग अपना करिकुलम डिज़ाइन क्या रखूँगा। ठीक है। मॉडल तो बेसिक फ्रेमवर्क होगा ना, एक बेसिक शेप होगी कि आपने फर्स्ट ये करना है, सेकंड ये करना है, थर्ड ये करना है, लास्टली ये करना है। ठीक हो गया। फिर आप करिकुलम डिज़ाइन में जाके अपने ऑब्जेक्टिव्स को, अपने कंटेंट को, अपनी मेथडोलॉजीज़ को, इवैल्यूएशन के प्रोसेस को, उनकी टेक्निक्स को, इन सब चीज़ों को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है। होपफुली अब आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। ठीक हो गया। अब हम देखने जा रहे हैं जी करिकुलम मॉडल्स को। वैसे तो बहुत ज़्यादा करिकुलम मॉडल्स हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करिकुलम मॉडल्स हैं ना, वो चार हैं। टेलर मॉडल, टाबा मॉडल, लॉटन एंड साइक्लिकल मॉडल। ये चार मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आज वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टेलर और टाबा के मॉडल को। ठीक है। फिर कल की जो लेक्चर होगा ना, उसमें मैं डिटेल में जो पीपीएससी, एफपीएससी या फिर मतलब जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, उनके हवाले से जितना भी इंपॉर्टेंट मटेरियल होगा ना, जस्ट वो मैं आपसे डिस्कस करूँगी। एक एक बात इंपॉर्टेंट होगी, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। ठीक हो गया। अब हम आ जाते हैं जी हमारे सबसे पहले टेलर मॉडल की तरफ। जी, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगी कि टेलर मॉडल क्या होता है। ठीक है, या इसके डिफरेंट नाम क्या हैं। इसको टेलर ने रिप्रेजेंट किया था, इसलिए इसको टेलर मॉडल कहते हैं।
ठीक हो गया। अच्छा, इसको ऑब्जेक्टिव्स डिडक्टिव मॉडल भी कहा जाता है। इसको ऑब्जेक्टिव्स डिडक्टिव मॉडल क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये स्टूडेंट्स की लर्निंग के लिए ऑब्जेक्टिव्स, एम्स एम्स डिसाइड करता है ये मॉडल कि हमारे एम्स ऑफ एजुकेशन क्या होने चाहिए। डिडक्टिव क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक कॉग्निटिव मॉडल है, ये टॉप टू डाउन अप्रोच है। आप स्टूडेंट्स की कॉग्निटिव स्किल्स पर ज़्यादा वर्क करते हैं, ठीक है। इस मॉडल के तहत जो टीचर होता है ना, वो एक फॉर्मल अथॉरिटी होता है। ये सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम है या सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम का मॉडल है, ठीक हो गया। इसलिए इसको डिडक्टिव कहते हैं। आपको पता है जो चीज़ कॉग्निशन से रिलेट करेगी वही डिडक्टिव भी होगी, ठीक हो गया। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि इसको ऑब्जेक्टिव्स और डिडक्टिव मॉडल क्यों कहा जाता है। मेरी टंग ट्विस्टिंग हो रही है क्योंकि आज मैंने एटलीस्ट 11 वीडियोज़ आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किए हैं, तो शायद इसलिए बोल बोल के ना टंग टंग ट्विस्टिंग हो रही है। अच्छा, इसके अलावा इसको ABCD मॉडल भी कहते हैं। अच्छा, इसको ABCD मॉडल क्यों कहते हैं? देखिए, ये 4 मेन ऑब्जेक्टिव्स के साथ डील करता है, जिनमें से A फॉर ऑडियंस, मतलब आपके जो लर्नर्स हैं वो क्या होंगे, आपकी टारगेटेड ऑडियंस यानी आपके टारगेटेड लर्नर्स कौन से हैं, आप किस लेवल के बच्चों के लिए करिकुलम डेवलप करना चाह रहे हैं। आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, आप छोटी क्लासेस के लिए, आप कॉलेज लेवल के लिए, आप यूनिवर्सिटी लेवल के लिए, किस तरह के जो आपके स्टूडेंट्स हैं या आपके ऑडियंसेस हैं उनके लिए आप अपना करिकुलम जो है वो डेवलप करना चाह रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट ये होगा। अब बी फॉर, ज़रा आप लोग इसको गैस करें कि बी फॉर क्या होगा। बी फॉर बिहेवियर, कि आप जो है ना अपने स्टूडेंट्स के लिए किस तरह का बिहेवियर जो है उसको प्रमोट करना चाहते हैं, किस तरह का बिहेवियर आपके स्टूडेंट्स में डेवलप होना चाहिए। अच्छा, इसको बिहेवियरल मॉडल भी कहा जाता है। टेलर मॉडल को यहाँ मैं मेंशन करना भूल गई हूँ, आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। टेलर मॉडल को बिहेवियरल मॉडल भी कहा जाता है, इसलिए क्योंकि ये डिज़ायरेबल बिहेवियर्स पर भी वर्क करता है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद देखते हैं सी फॉर कंडीशंस। क्या लर्निंग की कंडीशंस क्या क्या हैं, ठीक है। लर्निंग इन्वायरमेंट में जितनी भी कंडीशंस होती हैं वो क्या हैं, उन पे वर्क करता है ये मॉडल। और डी फॉर क्या होगा, ज़रा इसको गेस करें। डिग्री, कि मतलब आप किस लेवल का कंटेंट जो है ना उनको प्रेजेंट करना चाहते हैं, ठीक है। इंटेंसिटी कितनी होनी चाहिए, डीपनेस कितनी होनी चाहिए, नॉलेज सुपरफिशियल देंगे या डीप लेवल का नॉलेज देंगे, आप कितनी इन्फॉर्मेशन उसमें ऐड करेंगे, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी, ठीक हो गया। ये मैंने आपको बता दिया कि टेलर के मॉडल के कौन कौन से डिफरेंट नाम हो सकते हैं। एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। इसको टेलर मॉडल कहते हैं, इसको बिहेवियरल मॉडल कहते हैं, ऑब्जेक्टिव डिडक्टिव मॉडल कहते हैं, इसको ABCD मॉडल भी कहते हैं। अब मैंने आपको डिटेल में समझा दिया कि इसके ये नाम हैं क्यों। मेरे ख्याल में आज तक किसी लेक्चर में आपको किसी ने ये नहीं समझाया होगा कि इसके ये नाम क्यों हैं, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि जी ये कब प्रेजेंट हुआ। ये 1949 में प्रेजेंट हुआ। अच्छा, जो टेलर है ना, इन्होंने ऑलमोस्ट 700 आर्टिकल्स डिफरेंट न्यूज़पेपर्स में मतलब इनके शाया हुए थे, और 16 मोर देन 16 इन्होंने बुक्स लिखी हैं। तो इनकी जो सबसे फेमस बुक थी ना, उसका नाम था द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शंस। मैं फिर बता देती हूँ, ये PPSC के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टेलर मॉडल 1949 में प्रेजेंट हुआ, और इनकी बुक जिसमें इन्होंने अपना मॉडल करिकुलम का ये मॉडल जो है प्रेजेंट किया, उसका नाम क्या था? उसका नाम था जी बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शंस, ठीक हो गया। अच्छा, अब टेलर मॉडल जो है मैंने आपको पहले बता दिया, ये टॉप टू डाउन अप्रोच है, ठीक हो गया। ये बिहेवियरल मॉडल है। बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स होते क्या हैं? बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव की 3 टाइप्स होती है ना, जनरल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स एंड बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स। जनरल ऑब्जेक्टिव्स वो होते हैं जो हमारे एम्स होते हैं, जो नेशनल लेवल पर होती हैं, जिनको हमने ओवरऑल एट द जनरल पेस उनको जो है हमने ड्राइव करना होता है। और जो हमारे स्पेसिफिक होते हैं ना ऑब्जेक्टिव्स, वो होते हैं हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड या फिर हमारी क्लासरूम से रिलेटेड, या फिर आप ऐसे समझ लें कि गिवन कंटेंट जो हम पढ़ा रहे होते हैं ना उससे रिलेटेड, कि इस कंटेंट को पढ़ने के बाद या इस स्कूल से ये डिग्री लेने के बाद बच्चा किस काबिल हो जाएगा या लर्नर किस काबिल हो जाएगा, ठीक हो गया। तीसरे होते हैं बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स, और सबसे पहले बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स का जो कंसेप्ट है ना, कहा जाता है कि टेलर ने दिया था, ठीक हो गया। अच्छा, बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? मतलब ये कि कोई एक स्पेसिफिक कंटेंट आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कोई करिकुलम आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को, कोई करिकुलम जो है उसको डेवलप कर रहे हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं अपने बच्चों पे, अपने स्टूडेंट्स पे, अपने लर्नर्स पे। तो उस स्पेसिफिक करिकुलम की इम्प्लीमेंटेशन के बाद आपके जो लर्नर्स हैं या आपकी टारगेटेड जो ऑडियंस हैं उनके बिहेवियर में क्या चेंज आएगा, ठीक हो गया। ये होते हैं हमारे बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को जो है ये लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ,
तो मेरा बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव क्या होगा? मेरा बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव ये होगा कि इस सीरीज़ जो मैंने आप लोगों के लिए स्टार्ट की है, इसको मतलब इस पूरी सीरीज़ को, पूरे सेशन को अटेंड करने के बाद इंशाल्लाह आप में से कुछ लोग जो हैं, बल्कि अल्लाह करे, मेरी दुआ है कि आप सब के सब लेक्चरर या एसएस, ट्रिपल एस, एचएम सेलेक्ट हो जाएँ। ठीक हो गया? ये मेरे बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक हो गया? अब ये इसकी एग्ज़ाम्पल हो गई। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके स्टेप्स कितने हैं। ठीक है, टॉप टू डाउन अप्रोच मैंने आपको बता दिया, क्योंकि जो डिडक्टिव अप्रोच होगी वो टॉप टू डाउन होगी। ठीक हो गया? अच्छा, उसके अलावा डिफरेंट सोर्सेज भी बताए थे। 3 सोर्सेज थे और 4 एलिमेंट हैं इसके। ठीक है, ये आपने याद रखना है। समटाइम्स ऐसा होता है कि पीपीएससी में क्वेश्चन ये आ जाता है कि जी हाउ मेनी सोर्सेज टेलर हैज़ डिफाइंड फॉर द करिकुलम डेवलपमेंट, तो लोग भूल के ना 4 को टिक करके आते हैं। ऐसा नहीं होता। एलिमेंट्स इसके 4 हैं, सोर्सेज इसके 3 हैं, ये याद रखिएगा। एलिमेंट्स टेलर मॉडल के 4 हैं और सोर्सेज जो हैं वो 3 हैं। सोर्सेज किस चीज़ के लिए? कि जो ऑब्जेक्टिव्स हमने अपने स्टूडेंट्स के लिए सिलेक्ट करने होते हैं ना, उसके सोर्सेज। पहला और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स जो है ना, वो हमारे लर्नर या हमारे स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, हमने जो अपने ऑब्जेक्टिव्स देखने होते हैं ना, वो लर्नर की नीड के हिसाब से, लर्नर के इंटरेस्ट के हिसाब से देखने होते हैं। दूसरा बड़ा सोर्स जो है अकॉर्डिंग टू टेलर, वो है सोसाइटी। मतलब हम अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो सोशल वैल्यूज़, सोशल नॉर्म्स, सोशल क्लासेस के जो डिमांड्स हैं, सोशल ट्रेंड्स जो हैं उनसे ड्राइव करते हैं। ठीक हो गया? और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है सब्जेक्ट मैटर। मतलब हम ये देखेंगे कि जो सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे हैं उसके हिसाब से हमने जो है ना ऑब्जेक्टिव सेट करने होंगे। ऐसा तो नहीं है कि हम मैथ के ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे हैं और उसमें हम टॉपिक ऐड कर दें जी इंग्लिश के। ऐसा तो नहीं हो सकता। हम कंप्यूटर का करिकुलम डेवलप कर रहे हो और उसमें हम जनाब फिज़िक्स को ऐड कर दें, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है। अब हम आ जाते हैं टेलर मॉडल के एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम में। सबसे पहला जो इसका 4 हैं, ये मैंने आपको पहले बता दिया है। सबसे पहला जो इसका है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। मतलब आप सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, उसके बाद आप ऐसे रिसोर्सेज की सिलेक्शन करते हैं जिनकी मदद से आप अपने कंटेंट को डेवलप कर सकें। ठीक हो गया? यानी कि ये कहता है कि ऑब्जेक्टिव्स को आपने आइडेंटिफाई करना है। ऑब्जेक्टिव की सेटिंग की बात ये नहीं करता, वो टाबा करती हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है। आइडेंटिफाई करने की बात ऑब्जेक्टिव्स को करता है टेलर। ठीक है, और सिलेक्शन ऑफ कंटेंट की बात नहीं करता, सिलेक्शन ऑफ सोर्सेज की बात करता है। वो सोर्सेज जिससे हमने अपना कंटेंट डेवलप करना है, वो सोर्सेज मैंने आपको अभी बताए हैं। 3 सोर्सेज, स्टूडेंट, सोसाइटी एंड सब्जेक्ट मैटर। ठीक हो गया? अच्छा, अब जो तीसरा पॉइंट है ना इसका, वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट। मतलब पहले हमने सोर्सेज सिलेक्ट किए, उसके बाद हमने कंटेंट की ऑर्गेनाइजेशन की। यानी कंटेंट सिलेक्शन की बात नहीं हुई, हमने कंटेंट को इकट्ठा करने के सोर्सेज देखे, उसके बाद जो हमारे पास कंटेंट था उसको हमने ऑर्गेनाइज किया, वेल ऑर्गेनाइज्ड किया कि कौन से टॉपिक को हमने पहले पढ़ाना है, कौन से टॉपिक को बाद में पढ़ाना है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक लेस इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया? और फोर्थ नंबर पे हमने अपने आउटकम्स की, जो लर्निंग आउटकम्स हैं, बच्चों को हमने डिलीवर कर दिया सब कुछ। डिलीवर करने की बात ये नहीं करता, मेथडोलॉजी की बात ये नहीं करता टेलर। ठीक है, ये कहता है कि मतलब आपने ऑर्गेनाइज कर दिया, उसके बाद आप इवैल्यूएट करेंगे। ठीक हो गया? मतलब बच्चों ने पढ़ लिया, लर्नर्स ने सीख लिया जो कुछ सीखना है, उसके बाद इवैल्यूएट करना है उनको। ठीक है, उनकी वर्थ एंड वैल्यू को चेक करना है, ये बात करता है। मैं आपको फिर बता देती हूँ, ऑब्जेक्टिव्स को सेट करने की बात नहीं करता, ऑब्जेक्टिव को आइडेंटिफाई करने की बात करता है टेलर। कंटेंट के सिलेक्शन से पहले ये कहता है कि वो सोर्सेज भी आपको सिलेक्ट करने पड़ेंगे जिससे आपने कंटेंट को सिलेक्ट करना है। फिर कंटेंट के सिलेक्शन की बात नहीं करता, सिलेक्शन के बाद की बात करता है कि उस कंटेंट को ऑर्गेनाइज भी करना चाहिए। और चौथे नंबर पे ये बात करता है इवैल्यूएशन की। होपफुली आज के लेक्चर के बाद आपको कभी टेलर मॉडल मिक्स नहीं होगा, कभी भूलेगा नहीं। अब हम बात कर लेते हैं टाबा मॉडल की। ठीक हो गया? सबसे पहले आपको ये बता दूं कि टाबा मॉडल के डिफरेंट नाम क्या हैं। टाबा मॉडल को टाबा मॉडल भी कहा जाता है, इंडक्टिव रैशनल मॉडल भी कहा जाता है, नीड बेस्ड मॉडल भी कहा जाता है। ठीक है, इसको ग्रास रूट अप्रोच भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। यहाँ मैं लिखना भूल गई हूँ। अच्छा, ये कब प्रेजेंट हुआ? 1962 में प्रेजेंट हुआ। अच्छा, किस बुक में टाबा ने इसको प्रेजेंट किया? इसको करिकुलम डेवलपमेंट, एक उसकी बुक थी और उसमें एक चैप्टर था थ्योरी एंड प्रैक्टिस। ठीक है, बुक का नाम था करिकुलम डेवलपमेंट। ठीक हो गया? और जो चैप्टर था या टॉपिक कह सकते हैं आप, वो था थ्योरी एंड
प्रैक्टिस 1962 में प्रेजेंट किया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अक्सर पीपीएससी के क्वेश्चंस में ये दो एस्पेक्ट के अलावा एक तीसरा एस्पेक्ट भी पूछा जाता है टाबा मॉडल के हवाले से। बल्कि टाबा का पर्सनल एस्पेक्ट है ये कि टाबा जो है वो किसकी स्टूडेंट थी। टाबा जॉन डेवी की स्टूडेंट थी, ये आप लोगों ने याद रखना है। टाबा किसकी स्टूडेंट थी? जॉन डेवी की, जिन्होंने प्रोग्रेसिविज्म की अप्रोच दी थी, प्रोग्रेसिविज्म की फिलॉसफी दी थी। ठीक है, इसके अलावा जॉन डेवी जो हैं इन्होंने भी अपना एक करिकुलम का मॉडल दिया था, बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है वो। उसके 5 एस्पेक्ट्स हैं, बस आपने ये याद रखें। अगर पीपीएससी में क्वेश्चन आएगा भी सही ना, तो वो ये पूछेंगे कि जो डेवी हैं उनके करिकुलम के कितने एलिमेंट्स हैं, तो उनके 5 एलिमेंट्स हैं। ठीक हो गया, बस इतना याद रखें, आपके लिए काफ़ी है। अच्छा, अब हम देखते हैं जी इसको टाबा मॉडल क्यों कहते हैं। इसको टाबा मॉडल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको टाबा ने प्रेजेंट किया। ठीक हो गया। अच्छा, इसको इंडक्टिव रैशनल मॉडल क्यों कहते हैं? इसको इंडक्टिव मॉडल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ग्रास रूट अप्रोच है। आपको पता है जो ग्रास रूट अप्रोच होती है वो इंडक्टिव इन नेचर होती है। मतलब पहले आप एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक हो गया, उसके बाद आप कोई रूल डेवलप करते हैं, ये होती है इंडक्शन। ठीक हो गया। तो ये कहती है कि जो स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंसेस है ना, उनसे हमें ऑब्जेक्टिव सेट करने चाहिए। ठीक हो गया, इसलिए इसको इंडक्टिव कहते हैं। इसको रैशनल क्यों कहा जाता है? इसको रैशनल इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो टाबा हैं वो कहती हैं कि जो टीचर्स हैं ना, टीचर्स वो डेवलप करें करिकुलम को, क्योंकि टीचर से बेस्ट कोई नहीं जान सकता कि स्टूडेंट्स के लर्निंग एक्सपीरियंसेस कैसे होने चाहिए, स्टूडेंट्स की साइकोलॉजी क्या होती है, ये एक टीचर से बेस्ट कोई नहीं बता सकता। अब टीचर जो है वो किस तरह से स्टूडेंट्स की लर्निंग एक्सपीरियंसेस को जज कर सकता है? अपनी रैशनैलिटी को यूज़ करते हुए। वो किस तरह से स्टूडेंट्स की साइकोलॉजी के साथ डील कर सकता है? अपनी रैशनैलिटी को यूज़ करते हुए। ठीक हो गया, तो इसलिए इसको रैशनल मॉडल कहा जाता है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि इसको इंडक्टिव रैशनल मॉडल क्यों कहा जाता है। आज तक आपको किसी वीडियो में ये चीज़ किसी ने नहीं बताई होगी। ठीक है, और ये इंटरव्यू, ये रिसेंट इंटरव्यूज जो 2022 में हुए हैं ना, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि वाई टाबा मॉडल इज कॉल्ड इंडक्टिव रैशनल मॉडल। तो उसका आंसर मैंने आपको दे दिया। अच्छा, इसको नीड बेस्ड मॉडल क्यों कहा जाता है? इसको नीड बेस्ड मॉडल इसलिए कहा जाता है कि टाबा जो है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है उनके करिकुलम के डिज़ाइन का, वो ये कहती हैं कि जो हमारा करिकुलम है ना, वो स्टूडेंट्स की नीड्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ऐसा ना हो कि स्टूडेंट्स को ज़रूरत तो किसी और चीज़ की है और हम प्रेजेंट जो है वो कुछ और कर रहे हैं। तो कहती है कि जिस चीज़ की ज़रूरत है ना आप लोगों को, आप वो पढ़ाएं बच्चों को। मतलब कोर वैल्यूज़ की बात करती है, कोर टॉपिक्स की बात करती है, कोर्स की बात करती है, इंपॉर्टेंट चीज़ों की, बेसिक चीज़ों की बात करती है। ठीक है, लेकिन ये एक्टिविटी को भी प्रमोट करती है, ये याद रखिएगा। ठीक है, और ये स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच है क्योंकि ये स्टूडेंट्स की नीड्स की बात करती है, स्टूडेंट्स के लर्निंग एक्सपीरियंसेस की बात करती है, तो इसलिए जो है ये स्टूडेंट सेंटर्ड है। ठीक हो गया। अच्छा, अब उसके अलावा कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन रह ना गई हो। मैंने आपको बता दिया। हाँ, ये सोसाइटी की बात भी करती है। टाबा जो है ना, ये कहती है कि लर्नर की नीड्स के अकॉर्डिंग तो होना चाहिए, लेकिन ऐसा ना हो कि आपकी जो सोशल वैल्यूज़ हैं, सोशल नॉर्म्स हैं, सोशल डिमांड्स हैं, सोशल ट्रेंड्स हैं, उनसे टकराव हो आपके करिकुलम के डिज़ाइन का ना। कहती है ऐसा भी नहीं होना चाहिए, स्टूडेंट्स की नीड के अकॉर्डिंग भी हो, लेकिन आपकी सोसाइटी के साथ भी मिंगल अप होता हो, अलाइन किया हुआ हो आपने अपनी सोसाइटी के साथ। ठीक है, ये बात भी ये करती है। ठीक है, और वो कहती है कि स्टूडेंट्स की जो नीड्स है ना, वो आपके करिकुलम का फोर फ्रंट होनी चाहिए। ठीक हो गया। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसके 7 पॉइंट्स को। ये जो एलिमेंट्स दिए हैं ना, ये कंपोनेंट्स दिए हैं। एलिमेंट्स भी कहते हैं, कंपोनेंट्स भी कहते हैं, ये याद रखिएगा। अगर आपसे ये क्वेश्चन कर लिया जाए कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ टाबा मॉडल या व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ टेलर मॉडल, तो आप कहीं जी हमने तो एलिमेंट्स पढ़े हुए हैं, कंपोनेंट तो पढ़े हुए ही नहीं है। तो इनको कंपोनेंट्स भी कहते हैं और इसको एलिमेंट्स भी कहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, नंबर 1 पे क्या कहती है? वो कहती है सबसे पहले हम उस वक्त ऑब्जेक्टिव्स को आइडेंटिफाई करने के काबिल होंगे जब तक हमें स्टूडेंट्स की नीड का पता नहीं होगा। ठीक है, तो पहले ही लेवल पे वो कहती है कि सबसे पहले हमने डायग्नोज करनी है नीड्स। हमने ये डायग्नोज करना है एज अ करिकुलम डेवलपर या एज अ टीचर, क्योंकि वो कहती है कि टीचर्स जो है ना, उनको डेवलप करना चाहिए करिकुलम को। तो वो कहती है कि पहले आप ये देखें स्टूडेंट्स की नीड्स क्या हैं, नीड्स की डायग्नोसिस होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद वो कहती है कि फिर हम ऑब्जेक्टिव्स की डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे दूसरे लेवल पे। पहले लेवल पे वो क्या कहती है, आपने नीड्स को डायग्नोस करना है, इसीलिए इसको नीड बेस्ड कहा जाता है मॉडल। दूसरे नंबर पे वो कहती है कि हमने फिर उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव्स है ना, उनको डिवेलप करना है। ठीक है, जब हमारे ऑब्जेक्टिव डिवेलप हो जाएंगे तो फिर हम कंटेंट की तरफ जाएंगे। ठीक है, कंटेंट की किस चीज़ की तरफ? सिलेक्शन की तरफ। हम सिलेक्ट करेंगे अपने कंटेंट को। ठीक है, अब कंटेंट की सिलेक्शन हो गई।
अब चौथे नंबर पे वो कहती है जो कंटेंट हमने सिलेक्ट किया ना उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है। यानी जो टेलर है वो तीसरे नंबर पे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट की बात करता है और टाबा जो है वो चौथे नंबर पे करती हैं, क्योंकि पहले नंबर पे तो उन्होंने नीड्स की बात कर ली। अच्छा, अब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट वो चौथे एलिमेंट पे, ये चौथे लेवल पे, ये चौथे कंपोनेंट पे करती हैं, ठीक है। फिर पाँचवें नंबर पे वो कहती हैं कि हम उसके बाद जो हमारे लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं उनकी सिलेक्शन करेंगे। इस लर्निंग एक्सपीरियंसेस की बात टेलर नहीं करता, ठीक है। लर्निंग एक्सपीरियंसेस की बात करती है टाबा। वो कहती है कि हम सिलेक्ट करेंगे कि स्टूडेंट के लर्निंग एक्सपीरियंसेस कैसे होने चाहिए, मतलब हमारा टीचिंग मेथड कैसा होना चाहिए, हमारे क्लासरूम का इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए, ठीक हो गया। अच्छा, अब पाँचवें नंबर पे जब हमने लर्निंग एक्सपीरियंसेस को सिलेक्ट कर लिया ना, फिर हम ऑर्गेनाइज करेंगे उन लर्निंग एक्सपीरियंसेस को, ठीक हो गया। यानी जो टेलर है वो मेथड से मेथडोलॉजी की तरफ जाएगा, ठीक है। अगर उसका मेथड वर्क नहीं करा तो वो फिर कुछ टेक्निक्स यूज़ करेगा, वो टैक्टिक्स यूज़ करेगा, ठीक है। ऑर्गेनाइज करेगा अपने लर्निंग एक्सपीरियंसेस को, और एट द एंड जब लर्निंग एक्सपीरियंसेस जो हैं वो डिलीवर कर दी जाएंगी तो फिर उसके बाद जो है इसकी इवैल्यूएशन होगी। होपफुली आपको टाबा का मॉडल अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो फिर आप या तो मुझे पर्सनल में कर सकते हैं टेक्स्ट, अगर आप लोग मेरी कम्युनिटी या मेरे ग्रुप्स में ऐड हैं तो, वरना अगर आप ऐड नहीं हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि मुझे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं कि मैम फ़लाँ एरिया की समझ नहीं आई, आपकी फ़लाँ बात की समझ नहीं आई, तो आप प्लीज़ इसको एक्सप्लेन कर दें। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद नहीं भी आई है तो इतना हार्ड वर्क मैंने आप लोगों के लिए किया है, कम से कम एक लाइक तो बनता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये सब्जेक्टिव स्टडी जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है। 3 टॉपिक्स रह गए हैं, 3 एरियाज़ रह गए हैं, ठीक है। तो उसके बाद मैं फिर आपको फ्री सब ऑब्जेक्टिव का सेशन स्टार्ट करवाऊँगी। मतलब जब तक सीट्स अनाउंस होंगी ना तो आप लोग माशाल्लाह बहुत फ्लॉरिश कर चुके होंगे इंशाल्लाह। चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।